हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी एमटीए 2025 के लिए जी की जीएस की क्लास। जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 28 है। और इससे पहले हम 27 क्लासेस कर चुके हैं। आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 21 अक्टूबर 2024 के शिफ्ट 2 के जी के जीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट है, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर करवाया था? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने भारत के किस स्थान पर करवाया था? फतेहपुर सीकरी, आगरा, लाहौर या दिल्ली में? तो अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था ये फतेहपुर सीकरी में। राइट आंसर है ऑप्शन ए, फतेहपुर सीकरी में। ठीक है ना। बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है। हम बात करें अकबर, तो अकबर ये कौन था? अकबर यह मुगल बादशाह था। अकबर यह मुगल बादशाह था, हुमायूं का बेटा था। ठीक है ना। हुमायूं का बेटा था अकबर। अकबर इसने मनसबदारी प्रथा और दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी अकबर ने। ठीक है। अकबर जो कि एक मुगल बादशाह था, हुमायूं का बेटा था, इसने मनसबदारी प्रथा और दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी। इसके अलावा अकबर ने कौन से युद्ध लड़े थे जो इसके इम्पोर्टेंट है युद्ध हैं, तो हम उनकी बात करें तो ये पानीपत का दूसरा युद्ध। ठीक है। पानीपत का दूसरा युद्ध जो कि 1556 में हुआ था। ठीक है। 1556 में हुआ था अकबर वर्सेस हेमू के बीच। ठीक है। फिर इसके अलावा हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध, तो हल्दी घाटी का युद्ध ये हुआ था 1576 में अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप के बीच ये युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है। अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप के बीच ये युद्ध हुआ था 1576 में। अकबर ने किन चीज़ों का निर्माण करवाया? तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी को बसाया था कब? 1571 में। और इसने बुलंद दरवाजे का निर्माण भी करवाया था अकबर ने। ठीक है। इसके अलावा अकबर ने निर्माण में क्या क्या करवाया था? तो पंचमहल, इबादत खाना, पंचमहल, इबादत खाना। ठीक है। आगरा का किला, इन चीज़ों का निर्माण करवाया था अकबर ने। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या बी आर अम्बेडकर? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो जो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था? तो ये किया था 1946 में। ठीक है। 1946 में इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था संविधान सभा में। ठीक है। हम बात करें जवाहरलाल नेहरू की, तो जवाहरलाल नेहरू इन्हें चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चाचा नेहरू के नाम से इन्हें जाना जाता है। और यह भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और सबसे लंबा कार्यकाल इनका ही रहा था जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है। फिर बात करें हम राजेंद्र प्रसाद, तो राजेंद्र प्रसाद यह भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है ना। भारत के सॉरी भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद यह संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त हुए थे राजेंद्र
प्रसाद, ठीक है, भारत के पहले राष्ट्रपति थे और संविधान सभा में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए थे, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। फिर हम बात करें वल्लभ भाई पटेल, तो वल्लभ भाई पटेल इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, ठीक है, लौह पुरुष के नाम से इन्हें जाना जाता है। और इसके अलावा इन्हें भारत का विस्मार्क भी कहा जाता है, ठीक है, भारत का विस्मार्क भी कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को। वल्लभ भाई पटेल इन्होंने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, ठीक है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था और इन्हें वहाँ की औरतों ने, ठीक है ना, बारदोली की औरतों ने इन्हें सरदार की उपाधि से सम्मानित किया था, ठीक है ना, सरदार की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया था वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल यह भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, ठीक है, भारत के ये पहले उप प्रधानमंत्री थे और पहले गृह मंत्री थे, ठीक है, पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल, ओके। और वल्लभ भाई पटेल इनकी प्रतिमा भी है जिसका नाम क्या है, इसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है, ये इनकी प्रतिमा है जो कि गुजरात में है, ठीक है, इनकी प्रतिमा जो कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ठीक है ना, वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। फिर हम बात करें बी आर अम्बेडकर, तो बी आर अम्बेडकर इन्हें बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इन्हें बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है और यह इन्हें संविधान सभा का जनक भी कहा जाता है, ठीक है ना, संविधान सभा का जनक भी कहा जाता है। और यह संविधान में प्रारूप समिति, ठीक है ना, यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है ना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ओके। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और यहाँ पे जो भी मैंने आपको डिटेल बताई है आप उसे अच्छे से नोट कीजिएगा और रिवाइज ज़रूर कीजिए, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक मिनट, यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये भारत के पहले कानून एवं न्याय मंत्री थे, भारत के पहले कानून एवं न्याय मंत्री थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ओके। नेक्स्ट है, किस नृत्य शैली को एक नया आयाम देने के लिए राजा और राधा रेड्डी को वर्ष 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो किस नृत्य शैली को, ठीक है, एक नया आयाम देने के लिए राजा और राधा रेड्डी को वर्ष 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? सत्रिया नृत्य, ओडिसी नृत्य, कुचिपुड़ी या मणिपुरी? तो किस नृत्य शैली को, तो ये है कुचिपुड़ी नृत्य शैली को एक नया आयाम देने के लिए राजा और राधा रेड्डी को वर्ष 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है। अब हम बात करें कुचिपुड़ी, ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो 8 शास्त्रीय नृत्य, ठीक है ना, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जो कि जिनमें से कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, ओडिसी उड़ीसा, सत्रिया असम, भरतनाट्यम तमिलनाडु, भरतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनीअट्टम केरल, कथकली तो ये भी केरल का है, ठीक है। केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनीअट्टम और कथकली। फिर इसके अलावा कथक जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य है संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार। लेकिन
संस्कृति मंत्रालय द्वारा, एक मिनट, हाँ यहाँ पर कर देती हूँ, संस्कृति मंत्रालय द्वारा, संस्कृति मंत्रालय द्वारा कितने शास्त्रीय नृत्य माने जाते हैं? तो 9 शास्त्रीय नृत्य माने जाते हैं, ठीक है ना, संस्कृति मंत्रालय द्वारा। तो जो 9वां शास्त्रीय नृत्य वो कौन सा है? तो वो है छऊ, ठीक है, जो 9वां शास्त्रीय नृत्य है वो है छऊ। और छऊ भी ये कितने प्रकार का होता है? तो ये 3 प्रकार का होता है, ठीक है ना, 3 प्रकार का होता है छऊ, जिनमें से पुरुलिया छऊ, दूसरा है मयूरभंज छऊ, और तीसरा है, देखिए, पुरुलिया छऊ, मयूरभंज छऊ, और तीसरा है सरायकेला छऊ। तो ये 3 प्रकार हैं छऊ के। तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा 9 शास्त्रीय नृत्य हैं छऊ को मिलाकर, और संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 2 से 5 मई 2023 तक इंचियोन कोरिया गणराज्य में एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 56वीं वार्षिक आम बैठक में निवेशक, द्विपक्षीय और अन्य संबंधित बैठकों में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया? तो किसने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है? मीनाक्षी लेखी, निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी या रेणुका सिंह सरूदा? तो ये किया है इसका नेतृत्व निर्मला सीतारमण ने, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, निर्मला सीतारमण। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को यह मौलिक कर्तव्य है कि वह संप्रभुता, एकता और डैश को बनाए रखें और उसकी रक्षा करें। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को यह मौलिक कर्तव्य है कि वह अपनी संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखें और उसकी रक्षा करें। तो ये है भारत की अखंडता। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है ना, संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखें और उसकी रक्षा करें, ठीक है, अनुच्छेद 51A के अनुसार। चलिए नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जल निकाय धीरे धीरे पोषक तत्वों और खनिजों, मुख्य रूप से फास्फोरस और नाइट्रोजन से समृद्ध हो जाता है, जिसमें जल की सतह पर शैवाल का भारी विकास होता है, जिससे जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, कहलाती है यूट्रोफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन, हाइपोक्सिया या बायोक्यूमुलेशन। तो ये क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है यूट्रोफिकेशन। राइट आंसर ऑप्शन ए, यूट्रोफिकेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र सेनानी न्यू लैम्प फॉर ओल्ड नामक 9 लेखों की श्रृंखला से जुड़ा था? अरविंद घोष, सरदार अजीत सिंह, भगत सिंह या स्वामी विवेकानंद? तो कौन सा स्वतंत्रता सेनानी न्यू लैम्प फॉर ओल्ड नामक 9 लेखों की श्रृंखला से जुड़ा था? तो ये जुड़े थे अरविंद घोष। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अरविंद घोष। अरविंद घोष यह गरम दल के नेता थे, ठीक है, यह गरम दल के नेता थे अरविंदो घोष। फिर बात करें सरदार अजीत सिंह, तो सरदार अजीत सिंह यह भगत सिंह के चाचा थे, ठीक है। फिर भगत सिंह, तो भगत सिंह यह एक स्वतंत्रता क्रांतिकारी नेता थे, ठीक है ना। भगत सिंह यह लाहौर षड्यंत्र, काकोरी ट्रेन डकैती और असेंबली बम फेंक में शामिल थे, ठीक है ना। भगत सिंह यह लाहौर षड्यंत्र, काकोरी ट्रेन डकैती और असेंबली बम फेंक में शामिल थे, ठीक है। फिर है स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद का इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ
दत्त। ये इनके बचपन का नाम था स्वामी विवेकानंद के। और इनके गुरु कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, यह गुरु थे स्वामी विवेकानंद के। और इन्हीं के नाम पर स्वामी विवेकानंद ने राम कृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है ना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में बेलूर मठ। ठीक है ना, 1897 में बेलूर मठ पश्चिम बंगाल में इन्होंने स्थापना की थी रामकृष्ण मिशन की। ओके, स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मेरे जीवन की सबसे अच्छी गलतियां किस भारतीय अभिनेता की आत्मकथा? सलमान खान, शाहरुख खान, दिलीप कुमार, संजय खान। तो मेरे जीवन की सबसे अच्छी गलतियां किस भारतीय अभिनेता की आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है संजय खान की। राइट आंसर है ऑप्शन डी। ओके, मेरे जीवन की सबसे अच्छी गलतियां, यह संजय खान भारतीय अभिनेता की आत्मकथा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विकल्प में भारत में फसल के मौसमों के समूह हैं? तो भारत में फसल के मौसमों के समूह हैं रबी, खरीफ और जायद, रबी, पोड़ू और जायद, रबी, खरीफ और झूम, रे, खरीफ और जायद। तो इन विकल्प में भारत में फसल के मौसमों के समूह हैं रबी, खरीफ और जायद। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, रबी, खरीफ और जायद। नेक्स्ट, दो पादप कोशिकाओं के बीच कोशिका भित्ति से होकर गुजरने वाले सुरंग को क्या कहा जाता है? राइबोसोम, प्रोटोप्लाज्मा, पेरोक्सिसोम या प्लाज्मोडेस्माटा। तो दो पादप कोशिकाओं के बीच कोशिका भित्ति से होकर गुजरने वाले सुरंग को, ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है। ठीक है ना, प्लाज्मोडेस्माटा। ओके, चलिए नेक्स्ट, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले कर्नाटक संगीतक थेताकुडी हरिहर विनायक राम किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? कांजीरा, घटम, सहनाई या मृदगम। तो ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले कर्नाटक संगीतक थेताकुडी हरिहर विनायक राम, यह किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं घटम के लिए। राइट आंसर है ऑप्शन बी, घटम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट, मौर्य समाज के दौरान मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 अलग अलग समूह में विभाजित किया था। राजा के सलाहकारों को किस विशिष्ट समूह में रखा गया था? ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य के द्वारा मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 अलग अलग भागों में विभाजित किया था। तो राजा के सलाहकारों को किस विशिष्ट समूह में रखा गया था? 7वां, पहला, 5वां या दूसरा? तो राजा के सलाहकारों को रखा गया था 7वें समूह में। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन ए, 7वां। नेक्स्ट, अध्यक्ष को छोड़कर वित्त आयोग में कितने अन्य सदस्य होते हैं? 6, 4, 3, 5। तो अध्यक्ष को छोड़कर वित्त आयोग में 4 अन्य सदस्य होते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4। नेक्स्ट, भांगड़ा और गिद्दा नृत्य किस भारतीय राज्य से जुड़े हैं? उड़ीसा, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र। तो ये आप सभी को पता है कि भांगड़ा और गिद्दा नृत्य ये किस भारतीय राज्य से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है पंजाब राज्य से। राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बैंकिंग संस्थान ने भारत में सूक्ष्म वित्त ऋण और उनके विस्तार के माध्यम से वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय केंद्रीय बैंक या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। तो इनमें से किस बैंकिंग संस्थान ने भारत में सूक्ष्म वित्त ऋण और उनके विस्तार के माध्यम से वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट, देवधर ट्रॉफी डैश में दी जाती है? हॉकी, फुटबॉल, टेनिस या क्रिकेट? तो देवधर ट्रॉफी यह क्रिकेट में दी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन डी, क्रिकेट। ओके, नेक्स्ट,
आवर्त सारणी के समूह 17 के तत्वों को किस रूप में जाना जाता है? उत्कृष्ट गैसें, क्षार धातुएं, हैलोजन, संक्रमण धातुएं। तो आवर्त सारणी के समूह 17 के तत्वों को हैलोजन रूप में जाना जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी हैलोजन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1611 में मुगल बादशाह जहांगीर से विवाह किया और नूरजहां की उपाधि प्राप्त की? जहांआरा बेगम, हसीना बेगम साहिबा, मेहरुन्निसा या मुमताज महल। तो 1611 में मुगल बादशाह जहांगीर से विवाह किया और नूरजहां की उपाधि प्राप्त की। तो यह प्राप्ति की थी नूरजहां की उपाधि मेहरुन्निसा ने। राइट आंसर ऑप्शन सी मेहरुन्निसा। जहांआरा बेगम कौन थी? तो यह है शाहजहां की बेटी थी, ठीक है ना, शाहजहां की बेटी थी। मुमताज महल यह शाहजहां की बेगम थी और इन्हीं की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। ओके, राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी मेहरुन्निसा। नेक्स्ट, भोजन में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाना चाहिए? तो भोजन में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन विलयन, ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी आयोडीन विलयन का उपयोग किया जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल लॉन्च किया? तो किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल लॉन्च किया? तो ये किया है श्रम और रोजगार मंत्रालय ने। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, दमन और दीव। तो 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, किस केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक प्रतिशत है पुदुचेरी में। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए पुदुचेरी। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम है तो यह है लक्षद्वीप में। ठीक है, फिर हम राज्य में बात करें, सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या का प्रति सबसे अधिक कहाँ पर है और सबसे कम कहाँ है? तो सबसे अधिक है हिमाचल प्रदेश और सबसे कम है तो ये है गोवा में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी या 19 नवंबर। तो राष्ट्रीय एकता दिवस यह मनाया जाता है 19 नवंबर को। राइट आंसर ऑप्शन डी। 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। ठीक है, 15 अगस्त को मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस और 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ठीक है, अहिंसा दिवस। और इसी दिन महात्मा गांधी की जयंती भी, यानी कि गांधी जयंती भी मनाई जाती है 2 अक्टूबर को। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है? इंद्रावती, प्राणहिता, कामेंग, मंजीरा। तो गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है तो ये है कामेंग। राइट आंसर ऑप्शन सी कामेंग, यह गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है। हम बात करें गोदावरी नदी ये कहाँ से निकलती है? तो गोदावरी नदी ये निकलती है त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से यह निकलती है। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से यह निकलती है और इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे दक्षिण गंगा, वृद्ध गंगा और बूढ़ी गंगा। इन नामों से जाना जाता है गोदावरी नदी को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, 17 सितंबर 2023 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई विश्वकर्मा योजना के लक्षित लाभार्थी निम्नलिखित में से कौन है? तो 17 सितंबर 2023 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई विश्वकर्मा योजना के लक्षित लाभार्थी कौन है? तो ये है पारंपरिक शिल्प कौशल में कुशल व्यक्ति। राइट आंसर ऑप्शन बी पारंपरिक शिल्प कौशल में कुशल
व्यक्ति है। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।